हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th में कूलम्ब्स लॉ। देखिए, कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला पार्ट है। आज आपको कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड डिटेल डिस्कशन किया जाएगा, जिसमें अबाउट द चार्जेस, कूलम्ब्स लॉ और परमिटिविटी के बारे में डिटेल डिस्कशन होगा। यह थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होगा और इसके बाद हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स पे आएंगे। तो आइए शुरू कर देते हैं क्लास 12th का पहला टॉपिक, कूलम्ब्स लॉ। देखिए, कूलम्ब्स लॉ चार्जेस से रिलेटेड, फोर्सेस, लगने वाले फोर्सेस से रिलेटेड एस्पेक्ट है। और इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ना चार्ज की तीन प्रॉपर्टीज को समझ लेना चाहिए। तीन प्रॉपर्टीज हैं चार्जेस में जो बड़ी इंपॉर्टेंट है समझना। आइए सबसे पहले उसके बारे में बात कर लें। तो देखिए, आप चार्ज के बारे में पढ़ के आए हैं, क्यू जिसको हम कहते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज कहते हैं। आप चार्ज ऑफ प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, लाइक दैट। चार्ज की यूनिट आप जानते हैं कूलम्ब होती है। क्लास 10th में आपने बहुत अच्छे से इस चीज को समझा था कि एक कूलम्ब क्या है। जब कोई 1 एम्पियर की करंट किसी कंडक्टर में फ्लो कर रही है तो इसके अमाउंट के रिलेशन में जितना भी चार्ज फ्लो कर रहा है वो 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज है फॉर द 1 सेकेंड। आप ये पढ़ के आए हैं, अभी इसके बारे में देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात हम करेंगे कि चार्ज क्या है। तो देखिए, चार्ज के रिलेशन में सपोज कोई एक बॉडी है, किसी भी शेप की कोई भी बॉडी हो सकती है, उस पर जितना भी चार्ज प्रेजेंट है तो आप कहते हैं दिस इज अ चार्ज बॉडी। तो इसका क्या मतलब है, वो जो उसके अंदर चार्ज प्रेजेंट है, अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट है, इट इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेस प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। उसका जो टोटल चार्ज हम बॉडी का कहते हैं वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे उसके प्रेजेंट डिफरेंट चार्जेस के एल्जेब्रिक सम के बराबर होता है। तो पहला पॉइंट आपके सामने आएगा, द टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू the algebraic sum of the charges distributed on the different parts of body। तो अभी हमने बात की टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी, यानी हमको यह पता है ये बॉडी चार्ज बॉडी है, पर सिर्फ चार्ज होने की बात नहीं है, उस पे जो चार्ज प्रेजेंट है वो किस तरह से प्रेजेंट है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी हाउ मच इज द क्वांटिटी ऑफ द चार्ज प्रेजेंट। तो देखिए, चार्ज हमेशा जो भी किसी बॉडी पे प्रेजेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल इंटीजर्स के रिस्पेक्ट में होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, और इसके मल्टीपल्स में, इंटीग्रल मल्टीपल्स के रिलेशन में, चाहे वो नेगेटिव की तरफ हो या पॉजिटिव की तरफ हो, टोटल चार्ज ऑन द बॉडी प्रेजेंट होता है। तो इसको हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो देखिए, दूसरी पॉइंट आएगा कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन ए बॉडी is integral multiple of the charge of one electron, it is 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो जो किसी बॉडी पे चार्ज प्रेजेंट होगा वो प्लस माइनस ई हो सकता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, या प्लस माइनस 2e हो सकता है, लेकिन डेसिमल नंबर में नहीं आएगा। यहां पर प्लस माइनस 3e, यानी उसके इंटीग्रल वैल्यू आ रहे हैं। तो प्लस e प्लस माइनस 2e प्लस माइनस 3e एंड सो ऑन। इस तरह से चार्ज जो प्रेजेंट होता है बॉडी पे वो इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में होता है। तो इसको हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी क्वांटिटी ऑफ चार्ज जितना प्रेजेंट है। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कितना चार्ज वहां पे प्रेजेंट है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उसके साथ में उसका क्वांटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि हम कह रहे हैं किसी बॉडी में अगर 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज है, करंट उस समय पे 1 एम्पियर है फॉर द 1 सेकेंड, व्हाट डज इट मीन। तो देखिए, किसी एक कंडक्टर में, सपोज एक ये कंडक्टर है आपके सामने, इस कंडक्टर में 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। कितनी करंट फ्लो कर रही है, 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए फ्लो करती है। तो इसमें जो फ्लो करने वाला चार्ज है वो 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज है। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, 1 एम्पियर इज द करंट विच इज फ्लोइंग फॉर 1 सेकेंड across the unit cross section area when the 1 coulomb of charge is passing through it। तो जो हम कन्वेंशनल करंट की डेफिनेशन बोलते हैं उसमें हमेशा कहते हैं करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है। तो देखिए, उस रिलेशन में अगर हम ये पता लगाना चाहें कि 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज के रिस्पेक्ट में जब 1 एम्पियर की करंट 1 सेकंड के लिए फ्लो कर रही है तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, आइए जरा इसको पता लगाएं। तो अगर 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज किसी कंडक्टर में फ्लो कर रहा है और 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है फॉर 1 सेकेंड, तो कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स उसमें फ्लो कर रहे हैं, इसको पता लगाना है। तो देखिए, ये जो आपके सामने कंडक्टर है, इस कंडक्टर में 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। करंट इज 1 एम्पियर फॉर टाइम 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए करंट फ्लो कर रही है।
तो इसके रिलेशन में जितना भी चार्ज फ्लो कर रहा है टोटल चार्ज Q है वो, तो वी कैन से Q इज इक्वल टू NE। जैसा कि मैंने अभी आपसे बोला था, देखिए ये मल्टीपल इंटीग्रल रिलेशन है इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के रिस्पेक्ट में। E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब है। N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। अब हमको यही कैलकुलेट करना है, ये जो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कैलकुलेट करना है। वी नो द फॉर्मूला फॉर द करंट, I इज इक्वल टू Q अपॉन T होता है। तो I इज इक्वल टू Q की जगह हम लिख देंगे NE अपॉन T। ये जो हमने वैल्यू थी NE की वैल्यू लिख दी। अब इसको अगर आप सॉल्व करें थोड़ा सा, तो NE इज इक्वल टू I इंटू T होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो N इज इक्वल टू I इंटू T अपॉन E। अब आप इसमें वैल्यूज रख दीजिए उठा के, तो देखिए N इज इक्वल टू 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोइंग फॉर 1 सेकेंड अपॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब। हमने इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू लिख दी, 1 एम्पियर ऑफ करंट लिख दिया और टाइम लिख दिया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके सामने आएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। मींस 1 एम्पियर की करंट अगर किसी कंडक्टर में फ्लो कर रही है 1 सेकंड के लिए, तो 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लो करता है, और उस समय पे फ्लो करने वाले टोटल इलेक्ट्रॉन क्रॉस सेक्शन से जो पास होते हैं वो कितने होते हैं? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से आपने ये 3 प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज को समझ लिया। अब हम लोग कूलम्ब्स लॉ के बारे में डिस्कशन शुरू करते हैं। देखिए सवाल उठता है, ये कूलम्ब्स लॉ क्या है? कूलम्ब्स लॉ दो चार्जेस के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। मींस दो स्टैटिक चार्ज और पॉइंट चार्ज, ध्यान से समझिएगा कूलम्ब्स लॉ कहां पर एप्लीकेबल हो रहा है। एक तो स्टैटिक चार्जेस हैं और दूसरा दीज आर द पॉइंट चार्जेस। तो स्टैटिक वर्ड आया और पॉइंट वर्ड आया। पॉइंट चार्जेस के रिस्पेक्ट में और स्टैटिक चार्ज के रिस्पेक्ट में हम कूलम्ब्स लॉ को एप्लीकेबल करते हैं। तो आप देखिए आपके सामने एक ये पॉइंट है A, यहां पर चार्ज है Q1, इसके सामने ये दूसरा पॉइंट है B, यहां पे ये चार्ज है Q2, और इनके बीच का डिस्टेंस है R। मींस दीज टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस R, और दीज आर द चार्जेस Q1 एंड Q2। ये चार्जेस किस नेचर के हैं? किसी भी नेचर के हो सकते हैं। हो सकता है दोनों चार्जेस पॉजिटिव हो सकता है एक चार्ज पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो। मींस नेचर ऑफ चार्ज कुछ भी हो सकती है। एनी नेचर ऑफ चार्ज इज पॉसिबल डिपेंडिंग अपॉन क्या होगा, या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में लगेगा या फोर्स ऑफ रिपल्शन इनके बीच में लगेगा। मींस जो इन दोनों चार्जेस को, जिनको एक दूसरे से सर्टेन पॉइंट पे, सर्टेन लोकेशन पे रख दिया गया है और ये दोनों पॉइंट चार्ज हैं, इनके बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगता है वो कोलंबियन फोर्स कहलाता है। द फोर्स ऑफ रिपल्शन और अट्रैक्शन exerting between the two charges which are separated by the certain distance, this force is known as Coulombian force and this law is known as Coulomb's law। I think आपको यह बात समझ में आ गई होगी। तो इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखेंगे, स्टैटिक चार्जेस के लिए, पॉइंट चार्जेस के लिए या तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है या ये फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकता है। तो इन दोनों के बीच में जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, ये जो फोर्स है, ये फोर्स F इन दोनों चार्जेस के बीच में, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस होता है अकॉर्डिंग टू द कूलम्ब्स लॉ। तो जो ये फोर्स है इसकी दो प्रॉपर्टीज आएंगी। ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस Q1 एंड Q2 होता है। दूसरा पॉइंट, ये फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस होता है। तो इक्वेशन 1 हमारे सामने ये आ गई, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, और दूसरी आ गई इनवर्सली रिलेटेड विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। बड़ी कॉमन सेंस की बात है ये कि जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है रिपल्शन कम होता चला जाएगा, और ये हमेशा स्क्वायर के रिलेशन में होता है जिसे हम इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं।
तो ये आपके सामने दो इक्वेशन आई। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ज्वाइन कर देंगे तो हमारे सामने आएगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारे सामने देखिए रिलेशन आ गया कोलंबियन फोर्स का। तो देखिए जो हमने अभी फॉर्मूला बनाया है प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपने लिखा है, अब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के लिखना है फोर्स, तो F इज इक्वल टू एक कांस्टेंट लगा देंगे स्मॉल k और यहां लिख देंगे Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये जो k है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, किस रिस्पेक्ट में है, ये मान के हम यहां पे ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं कि ये दोनों चार्जेस हैव बीन प्लेस्ड इन द एयर और वैक्यूम। ये एयर और वैक्यूम में रखे गए चार्जेस हैं। यहां पर हमने जो मीडियम लिया है वो एयर या वैक्यूम है। तो यहां पे k जो है इसको बोलते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। और यहां पे आप इसको फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला बन के आया, ये एयर या वैक्यूम में जब दो पॉइंट चार्जेस को रखा गया तो उनके बीच में लगने वाले कोलंबियन फोर्स के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला आया। और k की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और इसको मैथमेटिकली हम लिखते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये जो 9 × 10⁹ वैल्यू है, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसकी प्लेस पे डायरेक्टली 9 × 10⁹ वैल्यू रख सकते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब इसमें देखिए आप एक टर्म और आ रही है एप्सिलॉन 0। ये एप्सिलॉन 0 कहलाती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इट इज नोन एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जैसा कि मैंने आपसे अभी बोला कि ये एयर या वैक्यूम में रखे गए चार्जेस हैं, इनके रिलेशन में हम कूलम्ब्स लॉ निकाल रहे थे, कोलंबियन फोर्स निकाल रहे थे। और दूसरा वर्ड आया परमिटिविटी, मींस परमिट करना, टू अलाउ करना, यानी जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन हो रहा है यहां पे, तो ये कितनी परमिशन है इनको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस करने की या रिपल्शन प्रोड्यूस करने की, मींस वो फ्री स्पेस में है क्योंकि एयर या वैक्यूम में रखा है। तो एप्सिलॉन, इस सिंबल को एप्सिलॉन कहते हैं, साथ में 0 लगाया फ्री स्पेस के रिस्पेक्ट में। तो ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहलाता है। और जो ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है एप्सिलॉन 0, इसकी वैल्यू देखिए कितनी होती है 8.85 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2। ये वैल्यू 8.85 × 10⁻12 है किसकी, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू। मींस अगर आप एप्सिलॉन 0 की जगह ये वैल्यू रख देंगे 8.85 × 10⁻12 और 4 × 3.14 को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो आपको 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर वैल्यू मिल जाएगी। और ये लगने वाला फोर्स 9 × 10⁻9 किस रिस्पेक्ट में आएगा, जब ये दोनों चार्जेस 1 कूलम्ब के हो और ये डिस्टेंस 1 मीटर हो, तो लगने वाला जो फोर्स आएगा वो 9 × 10⁻9 न्यूटन के रिस्पेक्ट में आ जाएगा। देखिए आप इसको लिख भी सकते हैं इस तरह से। तो आप देखिए लिखें अगर आप F इज इक्वल टू K Q1 Q2 में, अब आपकी यहां पे लिख देंगे Q1 की जगह लिख दिया 1 कूलम्ब इंटू 1 कूलम्ब अपॉन डिस्टेंस की वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर, ये आपने लिख दी। और यहां K है, K की जगह क्या लिखेंगे 9 × 10⁻9। तो देखिए F इज इक्वल टू 9 × 10⁻9, इसकी यूनिट हमने लिखी थी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, और साथ में ये वैल्यू थी इंटू 1 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर। तो आप देखेंगे कूलम्ब स्क्वायर कैंसिल होंगे, मीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर कैंसिल होंगे, और रिजल्ट कितना आ जाएगा, जैसा मैं अभी आपसे बोल रहा था, फोर्स विल बी 9 × 10⁻9 न्यूटन। तो यू विल गेट द फोर्स इज इक्वल टू 9 × 10⁻9 न्यूटन। इतना कोलंबियन फोर्स कब लगेगा, जब चार्जेस की वैल्यू 1 कूलम्ब ईच हो और उनके बीच का डिस्टेंस भी 1 मीटर हो। उस रिलेशन में, इस कांस्टेंट के रिलेशन से आप इस फोर्स को निकाल सकते हैं। तो ये जो आपने फोर्स निकाला, ये एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकाला है। आज हमको पढ़ना है परमिटिविटी के बारे में, रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में, और जब चार्जेस को किसी मीडियम में रख दिया जाए उसके बारे में, कूलम्ब्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्म और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। शुरू करते हैं। तो देखिए पिछली बार हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि अगर दो चार्जेस को एयर या वैक्यूम में रखते हैं तो उसके लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं कोलंबियन फोर्स का, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
Q1 Q2 upon R square. This is epsilon 0. This is known as permittivity of free space. It is permittivity of free space. ये आपने यहां पे लिखा epsilon 0, ये एयर या वैक्यूम के लिए था, हमने मान लीजिए यहां पे लिख दिया एयर या वैक्यूम, एफ एयर या वैक्यूम। अब हम अगर कह रहे हैं ये दो चार्जेस हैं हमारे सामने Q1 और Q2, इनके बीच का डिस्टेंस है R, लेकिन अब ये किसी मीडियम में रखे गए हैं। मीडियम कैसा हो सकता है? हो सकता है ग्लास हो सकता है वाटर हो सकता है कोई और मीडियम हो, लेकिन एयर या वैक्यूम नहीं है। तो आप इसके लिए दूसरा फॉर्मूला बना लेंगे, एफ मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब ध्यान से देखिएगा मैंने क्या लिखा है, एप्सिलॉन। पहले क्या लिखा हुआ था? एप्सिलॉन 0। तो यहां पे मैंने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन, और बाकी सारी चीजें वही लिख दी, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये एप्सिलॉन क्या कहलाएगा? एप्सिलॉन कहलाएगा परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इट इज नोन एज परमिटिविटी ऑफ मीडियम। मींस हमने दो तरह से फॉर्मूला बना दिया कोलंबियन फोर्स का, एक इन रिलेशन टू एयर और वैक्यूम, और दूसरा बनाया विद रिस्पेक्ट टू मीडियम। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर बना, और मीडियम के रिस्पेक्ट में 1/4 पाई एप्सिलॉन ओनली Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब हम इन दोनों फॉर्मूले, जो कि हमने कोलंबियन फोर्स के दो फॉर्मूले बनाए एयर और वैक्यूम के रिस्पेक्ट में और मीडियम के रिस्पेक्ट में, इन दोनों को अगर डिवाइड कर दें तो क्या होगा? तो देखिए, आइए देखते हैं। तो देखिए यहां एफ एयर अपॉन एफ मीडियम, यानी दोनों फोर्सेस को डिवाइड कर दिया। तो यहां पे लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होल अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो आप देखेंगे ये पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई कैंसिल हो जाएंगे, और आपके सामने जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? एफ एयर अपॉन एफ मीडियम, यानी इन फोर्सेस का रेशियो, एयर और मीडियम में लगने वाले फोर्सेस का रेशियो किसके बराबर आ जाएगा? आप देखिए ये बन जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आप देख सकते हैं दिस इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस आ गया। अब आप इन दोनों के रेशियो को लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर या कैपिटल के। भैया एप्सिलॉन आर और कैपिटल के क्या है? इसे हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। तो एप्सिलॉन आर को यहां पर हम लिखते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी मींस कंपैरिजन ऑफ द रिलेटिविटी ऑफ द मीडियम और एब्सोल्यूट परमिटिविटी, इन दोनों के रिलेशन से बनती है रिलेटिव परमिटिविटी, या इसका दूसरा नाम होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इट इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। मींस हर मीडियम का एक डाई इलेक्ट्रिक वैल्यू होती है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है जो फिक्स वैल्यू होती है, और उससे ही डिसाइड होता है कि जब दो चार्जेस को उस मीडियम में रखा जाएगा तो उनके बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर एक रेशियो बन के आ गया, और आप इसको अब इस तरह से लिख सकते हैं एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 के या एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 आर। तो आपके सामने जो ये एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 के आया, इस रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें, और मैं कह रहा हूं आपके सामने कि ये चार्ज है Q1 और ये चार्ज है Q2, ये दूसरे से सर्टेन डिस्टेंस R पे रखे हुए हैं और ये किसी मीडियम में रखे गए हैं। अगर देखिए मैं बोलता एयर के रिस्पेक्ट में तो आप बड़ी आसानी से कह देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर फॉर्मूला बनेगा कोलंबियन फोर्स का। और जब मैं कह रहा हूं किसी मीडियम में रखे गए तो आप एप्सिलॉन लिखते हैं, लेकिन एप्सिलॉन के बजाय अब हम एक नया रिलेशन लिख सकते हैं एप्सिलॉन 0 के। तो हम अगर इसके लिए फॉर्मूला बनाएं तो बनाएंगे द कोलंबियन फोर्स बिटवीन टू चार्जेस which are separated by a distance in the medium will be equal to F is equal to 1/4 pi epsilon 0 k। हमने ये जो एप्सिलॉन था इसकी जगह क्या लिख दिया यहां पे? एप्सिलॉन 0 k Q1 Q2 upon R square। In this way we get the formula for the charges
which are having the force of attraction or repulsion which are separated by a certain distance with respect to the medium. देखिए, अगर हम तीनों फॉर्मूले की एक समरी आपके सामने लिखें तो क्या लिखेंगे? अगर चार्जेस को जो कि एक सर्टेन डिस्टेंस से सेपरेटेड है एयर या वैक्यूम में रखा जाए तो फॉर्मूला है एफ एयर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. एप्सिलॉन 0 इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. अगर उन्हें मीडियम में सिंपली रख दिया गया तो हम लिख रहे हैं एफ मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन. एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. और क्योंकि अभी हमने देखा कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 K होता है और K क्या है? यहां पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम है, तो आप उसकी वैल्यू यहां प्लेस कर सकते हैं एप्सिलॉन की जगह. तो आपने लिख दिया एफ मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. ब्रॉडली हम इस फॉर्मूले का यूज करके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. अगर K की वैल्यू दी हुई है, अगर एयर में दिया हुआ है तो इसका भी यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन किस तरह का न्यूमेरिकल होगा, क्या क्या वैल्यूज गिवन है, चार्जेस को कहां पे रखा गया है, इस आधार पे हम फॉर्मूले का यूज करते हैं. एक कंक्लूजन और यहां पे निकल के आता है कि आखिर जब हमने चार्जेस को मीडियम में रख दिया तो क्या फर्क आया? देखें आप बहुत ध्यान से, बहुत बड़ा फर्क आ गया. अगर आप इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को कंपेयर करें, ये एयर के रिस्पेक्ट में, ये मीडियम के रिस्पेक्ट में, यहां दोनों जगह एप्सिलॉन 0 है, लेकिन यहां पर K है और यहां पर K नहीं है. ये जो K है ना, जिसे हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, ये हमेशा इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है. ध्यान से समझिएगा, K की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है. तो देखिए, अगर यहां पे वैल्यूज को कंपेयर करें, सारी वैल्यूज सिमिलर हैं, बस फर्क किस बात का है? यहां डिनोमिनेटर में K की वैल्यू है जो कि ग्रेटर देन 1 है. यानी व्हेन वी आर प्लेसिंग द चार्जेस इन ए मीडियम then the force of attraction or repulsion is reduced. reduce हो जाएगा ना, reduced by the factor K, क्योंकि K की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो K फैक्टर के थ्रू वो रिड्यूस हो जाएगा और उतने टाइम्स कम हो जाएगा. मींस अगर चार्जेस को एयर में रखा गया तो ज्यादा फोर्स लगेगा और उन्हीं चार्जेस को, उन्हीं वैल्यू के चार्जेस को उतने ही डिस्टेंस पे अगर किसी मीडियम में रख देंगे तो उस पर लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, रिपल्शन का कोलंबियन फोर्स है, वो बाय द फैक्टर K, जितना की डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ द वैल्यू है उतना ही कम हो जाएगा. इट गेट रिड्यूस्ड. आई थिंक आपको यह बात समझ आ गई होगी. अब हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ. कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, यूनिट वेक्टर के टर्म्स में अब हम कूलम्ब्स लॉ को स्टडी करेंगे, क्योंकि ऐसा कि हम जानते हैं पॉइंट चार्जेस, चाहे वो सिमिलर नेचर के हों चाहे ऑपोजिट नेचर के हों, अगर आमने सामने रखे हुए हैं सर्टेन डिस्टेंस पे तो उसमें या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन तो लग रहा है. और फोर्स क्या होता है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है. तो यहां पे अब हम ये जस्टिफाई करेंगे कि कोलंबियन फोर्स वेक्टर फॉर्म में कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, और साथ में ये भी देखेंगे कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है. बड़ा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में एक्सप्लेन करने का. तो आइए इस मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करें. यहां पे हम दो तरीके से कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म समझेंगे. एक फॉर सिमिलर चार्जेस के लिए, यानी सेम नेचर के चार्जेस के लिए, और दूसरा ऑपोजिट नेचर के चार्जेस के लिए. दोनों के प्रेजेंटेशन में, यूनिट वेक्टर के लिखने में, उसको सिग्निफाई करने में थोड़ा सा डिफरेंस है. उसका क्या नोटेशन है, क्या प्रेजेंटेशन है, उसको समझेंगे. आइए देखिए, आपके सामने यहां पे दो चार्जेस हैं. देखिए, ये पॉइंट चार्ज Q1, ये पॉइंट चार्ज Q2, और इनके बीच का डिस्टेंस R. बहुत सिंपल सी बात है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स होगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन. यानी कि ये दोनों फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएंगे. ये इस डायरेक्शन पे फोर्स लगाएगा Q1, इस डायरेक्शन पे फोर्स, Q2 इस डायरेक्शन पे फोर्स लगाएगा, ऑपोजिट लगेंगे, रिपेल कर रहे हैं. अब ध्यान देने की बात है, ये दोनों फोर्सेस क्योंकि ये सिमिलर चार्जेस हैं, सिमिलर नेचर के हैं और फोर्स ऑफ रिपल्शन एक दूसरे के रिलेशन में लगा रहे हैं, तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स होगा वो भी तो इक्वल होगा. यानी कि दोनों फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएंगे और दोनों का फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होगा. तो देखिए, पहला पॉइंट यहां पर आया कि दो सिमिलर चार्जेस ले लिए और लिए हमने वैक्यूम या एयर में. जो मीडियम हम यहां रख रहे हैं वो एयर या वैक्यूम है. यहां पे they are exerting a force of repulsion, यानी force of repulsion is exerted, it is of equal magnitude, यानी कि मैग्नीट्यूड के टर्म्स में वो दोनों इक्वल हैं. तो आइए इन फोर्सेस को मार्क करें. तो देखिए, जब इसमें फोर्स लग रहा है तो Q1 और Q2 के रिस्पेक्ट में जब हम
उस Q2 से अवे फोर्स लगा रहे हैं, तो हम बोलते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 ड्यू टू Q1। तो देखिए यहां से आप ये डायरेक्शन बनाएंगे फोर्स की, जो यहां से लगने वाला ये फोर्स होगा, ये आपने फोर्स लिख दिया F21। F21, मैं इस Q2 को थोड़ा नीचे लिख दे रहा हूं, यहां Q2 लिख दे रहा हूं, इस Q1 को भी यहां थोड़ा नीचे लिख दे रहे हैं। अब देखिए, तो यहां पे जो ये लगने वाला फोर्स है, ये क्या है? F21, इट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 ड्यू टू Q1। तो दिस इज द फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। आई थिंक ये तो बात समझ में आ गई वेक्टर की। अब आप इधर को देखें, तो जो इधर को रिपल्शन का फोर्स लगेगा, ये फोर्स, ये कहलाएगा F12 वेक्टर है ये, तो ये कहलाएगा फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। ये दोनों फोर्स आपने निकाल लिए, F12 एंड F21। ये दोनों फोर्स ऑफ रिपल्शन है, और जैसा मैंने बोला ये दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। मींस मैग्नीट्यूड्स के रिलेशन में F12 विल बी इक्वल टू F21, और ये दोनों फोर्स ऑफ रिपल्शन हैं। आपने ये भी लिख सकते हैं इसको। अब हम यूनिट वेक्टर को सिग्निफाई करें, तो देखिए ध्यान से समझिएगा, जब हम इस चार्ज Q1 के रिस्पेक्ट में यूनिट वेक्टर की बात करेंगे इस फोर्स के लिए, क्योंकि ये फोर्स F21 लग रहा है, तो जो यूनिट वेक्टर जाएगा वो इधर को जाएगा। ये अब आपने ये यूनिट वेक्टर मार्क किया, जो मैंने ये एरो बनाया ये यूनिट वेक्टर के लिए बनाया, और इसको हम नाम दे रहे हैं यूनिट वेक्टर R। ध्यान से देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं, R12, 1 से 2 की ओर, क्योंकि लगने वाला फोर्स क्या था? F21। सिमिलरली अब आप उधर से यूनिट वेक्टर बनाएंगे, तो आप देखिए यहां से यूनिट वेक्टर बनाएंगे, क्योंकि वो इस फोर्स के रिलेशन में जाएगा, तो यहां पे ये यूनिट वेक्टर बनाएंगे आप। तो ये यूनिट वेक्टर अगर R12 था, जो इधर से इधर को था, Q1 से Q2, तो Q2 से Q1 की ओर आने वाला यूनिट वेक्टर क्या बनेगा? यूनिट वेक्टर R21, जो फोर्स F12 के रिस्पेक्ट में आएगा। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये दो सिमिलर चार्जेस हैं, तो क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है, तो उसके रिलेशन में यूनिट वेक्टर आपने इन दोनों के लिए ये बना लिए। ये यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन तो यही रहेंगी। अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते, यानी ऑपोजिट चार्जेस होते, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता, तो ये फोर्सेस के एरो इधर को आ जाते। लेकिन यूनिट वेक्टर के एरो नहीं बदलते, यूनिट वेक्टर के एरो तो इसी ऑर्डर में रहेंगे, इसी तरीके से रहेंगे। तो इस बात को ध्यान से देखिए और समझिए यूनिट वेक्टर की, कि ये यूनिट वेक्टर को हम किस तरह से वेक्टर में प्रेजेंट कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में दे रहे हैं, और इन फोर्सेस को फोर्स ऑफ रिपल्शन की बेसिस पे ले रहे हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के रिलेशन में ले रहे हैं। यहां पे हमने फोर्स ऑफ रिपल्शन से लिया है। वेल आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई। अब हम इन फोर्सेस की वैल्यू लिखेंगे और इनमें इसको प्लेस करते हैं। तो देखिए, अगर हम इसको लिखना चाहें, इसको प्रेजेंट करना चाहें यूनिट वेक्टर के टर्म्स में, तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो देखिए, जैसा मैंने बोला कि फोर्स F12 का मैग्नीट्यूड फोर्स F21 के मैग्नीट्यूड के बराबर है, यानी ये दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है, जबकि रिपल्सिव फोर्स है। तो उसके इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सिंपली ये R डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2 है, इसके रिस्पेक्ट में हमने इसको लिख दिया। एक बात, लेकिन अगर हम ये वेक्टर क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तब क्या होगा? तो वेक्टर क्वांटिटी के रिलेशन में हमें यूनिट वेक्टर तो लगाने पड़ेंगे, और यूनिट वेक्टर हमने आपके सामने अभी ये बना के दिखाए। तो ये यूनिट वेक्टर क्या थे? R12। यूनिट वेक्टर R12 था यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q1 टू Q2, Q1 से Q2 की ओर, और यूनिट वेक्टर R21 क्या था? Q2 से Q1 की ओर, जैसा कि अभी एक्सप्लेन किया। तो आपने ये दोनों स्टेटमेंट लिखे। अब इसके रिस्पेक्ट में जो फोर्स लग रहे हैं वो देखिए। तो देखिए, दो तरह के फोर्सेस है ना, F12 और F21। तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, जब इधर को लगने वाला ये फोर्स ले रहे हैं वेक्टर के लिए, तो ये तो फोर्स हो गया, और डिस्टेंस इनके बीच का R है, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या लेंगे हम? ये वाला यूनिट वेक्टर लेंगे। ये यूनिट वेक्टर जो मैं ये मार्क कर रहा हूं, ये यूनिट वेक्टर की ये डायरेक्शन और ये फोर्स की ये डायरेक्शन है, यानी ये दोनों सिमिलर हैं। तो आप इसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे। तो देखिए क्या लिखा? F12, फोर्स F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर तो लिखा, और डायरेक्शन को किससे बता रहे हैं वेक्टर की? यूनिट वेक्टर R21
देखिए यहां 1 2 है तो यहां यूनिट वेक्टर R21 है। बी केयरफुल फॉर दिस। सिमिलरली अब आप इस बात को समझ गए होंगे तो इस फोर्स को लिख सकते हैं। तो F21 क्या लिखेंगे? अब ध्यान से देखिए F21 किधर को है, ये F21 की डायरेक्शन है इस फोर्स की। तो इसके रिलेशन में, डिस्टेंस के रिलेशन में अगर हम देखें तो डिस्टेंस तो R है और डायरेक्शन किधर को लेंगे, यूनिट वेक्टर R12। तो देखिए अगर फोर्स 21 है तो यूनिट वेक्टर R12 लेंगे। तो देखिए F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यूनिट वेक्टर R12 हमने ये दोनों लिख दिए। ये कहलाता है वेक्टर फॉर्म में। अभी हम आपको यहां पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस अगर होते तो उसके रिलेशन में क्या होता है ये भी बना के दिखाएंगे डायग्राम, इसको बाद में देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक कंक्लूजन और निकाल लें, ये लिखने से बेनिफिट क्या हुआ, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसको क्या हम इससे कंक्लूजन्स निकालते हैं, आइए इस बात को समझ लेते हैं। तो देखिए सिग्निफिकेंस के रिलेशन में अगर हम इसकी बात करें कि ये कोलंबियन फोर्स का वेक्टर फॉर्म का क्या सिग्निफिकेंस है, तो इसके दो सिग्निफिकेंस हैं। क्या कंक्लूजन या सिग्निफिकेंस आते हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात जो हमने देखी, यहां जो देखिए यूनिट वेक्टर्स हैं ये एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहे हैं, यानी दे आर पॉइंटिंग ऑपोजिट टू ईच अदर। मींस R12 देखिए इस डायरेक्शन में है तो R21 इस डायरेक्शन में है, तो ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट डायरेक्शन में हैं। मींस दे आर पॉइंटिंग ऑपोजिट टू ईच अदर। वन थिंग, इसका मतलब यह हुआ कि R21 यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू माइनस R12। R21 इज इक्वल टू माइनस R12 यूनिट वेक्टर, क्योंकि ये डायरेक्शन को ऑपोजिट दिखा रहे हैं। इसका मतलब फोर्सेस जो लग रहे हैं वो भी तो कंक्लूजन में यही तो आएगा कि फोर्सेस भी तो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, बिल्कुल ऑपोजिट है। ये देखिए एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स लग रहे हैं। तो वी कैन राइट F12 इज इक्वल टू माइनस F21। तो कंक्लूजन यही आया कि वेक्टर फॉर्म ऑफ द Colombian force signifies that forces F12 and F21 are equal and opposite. Since why ऐसा क्यों है? क्योंकि यूनिट वेक्टर R12 and R21 are pointing opposite to each other। पहली बात हो गई। दूसरा एक और कंक्लूजन निकल के आता है कि ये कोलंबियन फोर्स एज ए सेंट्रल फोर्स एक्ट करते हैं। ये भी एक बड़ा ध्यान से समझने वाली बात है। दे आर कंसीडर्ड एज ए सेंट्रल फोर्स। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है ये एक लाइन के अलोंग, जहां पे ये जैसे एक ये चार्ज है और एक ये चार्ज है, इसके अलोंग ये लाइन है, इस लाइन के अलोंग एक्ट कर रहे हैं। तो इट एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। कहीं और नहीं जा रहे हैं निकल के, इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं। जिस डायरेक्शन पे जिस लाइन के अलोंग दो चार्जेस अरेंज हैं उनके रिलेशन में ये फोर्स एक्ट करते हैं। तो इस तरह से हम अपने इस वेक्टर फॉर्म ऑफ कोलंबियन फोर्स को या कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को एक्सप्लेन कर सकते हैं इन रिलेशन टू यूनिट वेक्टर। अगर दो चार्जेस ऑपोजिट नेचर के हैं तो उस कंडीशन में वेक्टर फॉर्म कैसे बनेगी कूलम्ब्स लॉ में, यानी कि कोलंबियन फोर्स की वेक्टर फॉर्म ऑपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस के लिए क्या होगी, इस बात को भी समझ लीजिए। देखिए ये चार्ज Q1, ये चार्ज Q2 और ये एक दूसरे से R डिस्टेंस पे सेपरेटेड है। तो जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, इनके अगर आप यूनिट वेक्टर्स को बनाएं तो यूनिट वेक्टर तो ये बनेगा R12 Q1 से Q2 की ओर, और इधर से बनेगा यूनिट वेक्टर R21 Q2 से Q1 की ओर। इनकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, तो देखिए Q1 से Q2 की ओर फोर्स हो जाएगा F12 और Q2 से Q1 की ओर फोर्स हो जाएगा F21। तो यानी कि F21 और F12 दो फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन अब ये इनवर्ड अंदर की ओर लग रहे हैं। जब सेम चार्जेस से तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ रिपल्शन था, अब की कंडीशन में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो देखिए इक्वेशन क्या बनी इनकी। अब आप देखिए F12 फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए F12 के रिस्पेक्ट में यूनिट वेक्टर आया R12। देखिए इन दोनों की डायरेक्शन सिमिलर है। अगर आप इनको देखें तो F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखिए F21 और R यूनिट वेक्टर R21 सिमिलर है, तो यहां पे लिखा है R21 यूनिट वेक्टर। लेकिन एक चीज अभी भी स्टिल इट इज होल्डिंग, क्या? देखिए आप ये यूनिट वेक्टर सिंस ऑपोजिट डायरेक्शन में है, मींस R12 इज इक्वल टू माइनस R21 है, तो हमारा रूल होल्ड करेगा कि F12 विल बी इक्वल टू माइनस F21, यानी कि मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेंगे ये, और एज ए सेंट्रल फोर्स एक्ट करेंगे।
तो देखिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस का, इसको समझने की कोशिश करते हैं। यह सिचुएशन तब आती है जब हम दो से ज्यादा चार्जेस लें। अभी तक हमने जो आपको कोलंबियन फोर्स बताया वो 2 पॉइंट चार्जेस के रिस्पेक्ट में था। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि बहुत सारे चार्ज हैं, ग्रुप ऑफ चार्जेस देयर, बहुत सारे चार्जेस अगर हो और वो किसी भी ऑर्डर में स्पेस में हैं और सब मिलके किसी एक चार्ज पे कलेक्टिवली फोर्स लगा रहे हैं, किसी भी चार्ज पे बाकी सारे मिलके फोर्स लगा रहे हैं, तो अगर उस चार्ज पे, उस पॉइंट चार्ज पे बाकी सभी चार्जेस के रिलेशन में जो लगने वाला रिजल्टेंट टोटल फोर्स है वो निकालना है, तो वो क्या होगा? इसको निकालने के लिए जो हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं वो कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसके रिलेशन में अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स, अगर कई सारे चार्जेस एक साथ रखे हुए हैं तो किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पे जो लगने वाला टोटल फोर्स होगा वो वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द डिफरेंट चार्जेस ऑन दैट चार्ज होगा। इसका मतलब व्हेन ए ग्रुप ऑफ चार्ज आर इंटरएक्टिंग, बहुत सारे चार्जेस एक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, देन द टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज is the vector sum of individual forces exerted on the given charge, यानी उस पर्टिकुलर चार्ज पे सारे चार्जेस मिलके जो फोर्स लगा रहे हैं वो वेक्टर सम से निकाला जाएगा। अभी आपको इसका डायग्राम बना के दिखाएंगे और वेक्टर बना के दिखाएंगे। दूसरा एक पॉइंट और बड़ा इंपॉर्टेंट है सुपरपोजिशन के रिलेशन में कि जो ये फोर्सेस लग रहे होते हैं तो द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज नॉट अफेक्टेड बाय द फोर्सेस ऑफ अदर चार्जेस, यानी बहुत सारे चार्जेस हैं, सब फोर्सेस लगा रहे हैं अपने अपने, लेकिन दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बाकी कितने फोर्सेस वहां पे एक्ट कर रहे हैं। सबका काम केवल एक है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे हमें रिजल्टेंट नेट फोर्स निकालना है, टोटल फोर्स निकालना है, उस पर वेक्टर सम करके रिजल्टेंट फोर्स निकाल लिया जाए। आइए अब इसको एक वेक्टर बना के देखते हैं। देखिए, अब हमने यहां पर कई सारे चार्जेस ले लिए, कई मींस n नंबर ऑफ चार्जेस ले लिए, तो फॉर n नंबर ऑफ चार्जेस अगर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करें स्पेस में, तो देखिए यहां पर मैंने बना दिया Q1 चार्ज, यहां बना दिया Q2, यहां लिख दिया Q3 और यहां लिख दिया Qn, मतलब n नंबर ऑफ चार्जेस आ गए। अब आप अगर एक किसी पर्टिकुलर चार्ज पे टोटल फोर्स निकालना चाहते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस, इस पे कितना फोर्स लग रहा है, तो इसको कैसे निकालेंगे, इसका क्या वेक्टर्स रिलेशन बनेगा, इसको समझिए। हम ये मान के चल रहे हैं ये सारे चार्जेस पॉजिटिव चार्ज हैं, तो देखिए हम चाहते हैं Q1 पे टोटल फोर्स निकालना, तो वी वांट टू कैलकुलेट टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q1। अगर हम टोटल फोर्स यहां निकालना चाहते हैं तो नेचुरल बात है Q1 और Q2 के बीच में फोर्स लगेगा, Q1 और Q3 के बीच में फोर्स लगेगा और Q1 से Qn के बीच में भी फोर्स लगेगा, तो इसके बीच का डिस्टेंस हमने बना दिया। तो यहां पे जो ये Q1 और Q2 है इसके बीच का हमने डिस्टेंस लिख दिया R12, ये डिस्टेंस R12। Q1 से Q3 के बीच का डिस्टेंस हमने लिख दिया R13, Q1 से Qn के बीच का डिस्टेंस हमने लिख दिया R1n। क्लियर? आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए, जब हम इनके बीच का फोर्स निकालने तो Q1 और Q2 के बीच का फोर्स, क्योंकि ये फोर्स ऑफ रिपल्शन है तो फोर्स ऑफ रिपल्शन इस डायरेक्शन में जाएंगे, तो ये फोर्स हमने इधर को बना दिया, इसको लिख दिया F12, फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 ड्यू टू Q2। जब आप Q3 और Q1 के बीच में फोर्स निकालना चाहें तो ये भी फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, तो ये फोर्स इधर को जा रहा है जिसको आपने लिख दिया F13, फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 ड्यू टू Q3। अगर आप nth चार्ज के रिलेशन में निकालना चाहें तो ये भी फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, तो ये फोर्स इधर को लग रहा है जिसको हमने कह दिया F1n, फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 ड्यू टू Qn। आप इस तरह से ये तीनों फोर्स के वेक्टर बना लेते हैं। ये तो आपने फोर्स के वेक्टर बना लिए, अब आप इसके यूनिट वेक्टर बनाइए। तो देखिए, ये डिस्टेंस था R12 यहां तक, ये डिस्टेंस था R13 और ये डिस्टेंस था R1n। अब आप इसका यूनिट वेक्टर कैसे बनाएंगे? यूनिट वेक्टर इधर को जाएगा तो इसको लिखा जाएगा यूनिट वेक्टर R21। देखिए ध्यान से समझिएगा, यूनिट वेक्टर लिखा जाएगा वेक्टर फॉर्म में R21, इसके लिए यूनिट वेक्टर लिखा जाएगा Q3 के लिए R31, यूनिट वेक्टर R31, और इसके लिए यूनिट वेक्टर यहां से लिखा जाएगा
n1 यूनिट वेक्टर rn1। तो ध्यान से देखिए, अगर ये डिस्टेंस r12 है तो यूनिट वेक्टर r21 है, अगर ये डिस्टेंस r13 है तो यूनिट वेक्टर r31 है, यहां पे ये डिस्टेंस r1n है तो यूनिट वेक्टर rn1 है। और इसके रिलेशन में ये फोर्सेस आ गए। अभी आपने इस चीज को वेक्टर फॉर्म में बहुत अच्छे से समझा था, तो आई थिंक आपको ये डायग्राम बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। इस डायग्राम को आप प्रैक्टिस करिए, ड्रॉ करिए और समझने की कोशिश करिए। तो अब हम इसके थ्रू अगर टोटल फोर्स निकालना चाहें तो उसको क्या लिखेंगे? टोटल फोर्स अगर हम Q1 पे निकाल रहे हैं तो इस पे लगने वाला फोर्स हमने मान लिया F1 है। Q1 पे लगने वाला टोटल फोर्स F1 है, तो हम लिखेंगे F1 is the vector sum of all the forces। कौन कौन से फोर्सेस? F12 प्लस F13 प्लस से लेके F, अब देखिए यहां पे nth तक आएंगे तो F रिलेशन में आप देखेंगे तो बन जाएगा 1n। इस तरह से आप ये वेक्टर सम के थ्रू फोर्सेस को निकाल सकते हैं। तो ये टोटल फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस आ जाएगा। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। दूसरी बात जो आपको मैंने बोली थी अभी कि जब यहां पे जो ये टोटल फोर्स लग रहा है या इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता इनके लगने वाले फोर्सेस से, इस पे लगने वाले फोर्स का फर्क नहीं पड़ता इन पे लगने वाले फोर्सेस से। सब अपने अपने इंडिविजुअली दो पॉइंट्स के बीच में एक्ट कर रहे हैं। और अगर यहां पे टोटल फोर्स निकालना है तो हम वेक्टर सम निकालेंगे सभी के थ्रू लगने वाले फोर्सेस का। इस तरह से आप ये रिजल्टेंट फोर्स को निकाल सकते हैं। इसमें आइए अब वैल्यू रख के देख लें हम लोग कि इनमें वैल्यू रखेंगे तो क्या इक्वेशन बनेगी। और सिमिलरली कोई जरूरी नहीं है कि Q1 पे ही निकालें, आप Q2 पे निकालना चाहें तो सारे फोर्सेस सारे चार्जेस हिसाब से एक्ट करेंगे कि Q2 पे आप फोर्स निकाल लें तो आप उस फोर्स को F2 कह देंगे। आप Q3 पे निकालना चाहें तो आप Q3 पे लगने वाले सारे फोर्सेस निकाल लेंगे डिफरेंट और चार्जेस के रिस्पेक्ट में। किसी भी तरह से निकाला जा सकता है, कॉन्सेप्ट यही काम करेगा। वेक्टर डायरेक्शन बनाने का तरीका इसी तरीके से होगा, बस केवल उसके एरोज या डायरेक्शन बदल जाएंगे। जैसी सिचुएशन होगी उसी चार्ज के रिलेशन में आप वेक्टर्स को ड्रॉ कर देंगे। जो इनका टोटल फोर्स आएगा F1 वो कितना होगा? तो देखिए F1 विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो सब में होता है तो इसको कॉमन ले लिया हमने और इसको लिख दिया ब्रैकेट में Q1 Q2। तो ध्यान दीजिए Q1 और Q2 ये हमारा Q1 और Q2 F12 के रिस्पेक्ट में आया, इस फोर्स के रिस्पेक्ट में। तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर का रिलेशन R12 स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर क्या लिखेंगे? यूनिट वेक्टर R21। अब आप दूसरे F13 के रिलेशन में देखिए, 13 मींस आप देखिए 13 के रिलेशन में यहां पर देखिए लगने वाला फोर्स, तो Q1 Q1 और Q3 के रिस्पेक्ट में R13 डिस्टेंस होगा, R13 के रिस्पेक्ट में यूनिट वेक्टर R31 होगा जो यहां से आपको दिख रहा है। इसकी वैल्यू लिख दी एंड सो ऑन करते चले जाएंगे कंटिन्यू, और अल्टीमेटली आ जाएंगे Q1 Q2 अपॉन R1n स्क्वायर यूनिट वेक्टर Rn1। इस तरह से आप ये एक जनरलाइज इक्वेशन वेक्टर सम की बना सकते हैं। और इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए वेक्टर एडिशन से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपको जैसा मैं बोल रहा था F2 निकालना है, यानी कि फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 ड्यू टू अदर चार्जेस निकालना है, तो देखिए उसके लिए इक्वेशन लिख के दिखाई गई है F2 इज इक्वल टू F21। ध्यान से समझिएगा, F21 प्लस F23 प्लस से लेके F2n तक आ जाएगा। इन दिस वे आप आई थिंक इस बात को समझ गए होंगे। देखिए जब F1 पे निकालना था तो F12 F13 F1n था, जब F2 पे निकालना है यानी 2 सेकंड चार्ज Q2 पे निकालना है फोर्स, तो F2 क्या होगा? F21 F23 से लेके 2n तक। इन दिस वे आप टोटल नेट फोर्स निकाल सकते हैं डिफरेंट चार्जेस के रिलेशन में। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस।